मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024860। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया ही का, हमें कह रहा है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग। मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय 4 स्टूडेंट PQRS इन 4 सब्जेक्ट एंड एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल। हमारे पास टेबल में 4 स्टूडेंट्स हैं, उनके अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स दे रखे हैं। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन हमारा क्या है, विच स्टूडेंट हैज द स्कोर द मार्क्स इन द रेशियो ऑफ 10:13 इन द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हमें क्या करना है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर उस स्टूडेंट्स का स्कोर बताना है जिसका रेशो 10:13 है। तो देखो फिजिक्स में हमें चाहिए 10 और मैथमेटिक्स में हमें चाहिए 13। चलिए कोशिश करते। सबसे पहले पी की अगर बात करें तो फिजिक्स में स्कोर 70, मैथमेटिक्स में 80, तो 7:8 आया। हमें चाहिए 10, 13 तो पहला नहीं है। फिर क्यू की अगर अपन बात करें तो क्यू का स्कोर फिजिक्स में 50, मैथमेटिक्स में 56। इसका अगर अपन रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा 25:28, जो हमारे पास 10, 13 में नहीं है। आर का अगर अपन स्कोर देखें, फिजिक्स में 40 और मैथमेटिक्स में 45, तो 40 और 45 का रेशियो निकालें तो 8:9, ये भी हमारे पास नहीं है। फिर अगर अपन देखें एस का फिजिक्स में स्कोर 60 और मैथमेटिक्स में स्कोर 78, 60 और 78 का रेशियो निकालें तो 6 से अगर कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 10:13। तो हमें ये 10:13 मिल रहा है किसके लिए, एस के लिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एस। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एस हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास डीआई का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। What is the area of the triangular fold band of the garden whose perimeter is 20 meter and two sides are 5 meter and 6 meter? हमें कह रहे एक बगीचे के उस त्रिकोणमितीय फूलों की क्यारी का एरिया बताना है जिसका पेरीमीटर 20 और दो साइड 5 और 6 है। अब देखिए ध्यान देना, अगर हम एक ट्रायंगल बनाए ABC जिसकी हमें दो साइड पता है कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर अगर 20 है, तीनों साइड्स का सम अगर हमारे पास 20 है, तो तीसरी साइड अगर अपन यहां से निकालें तो क्या तीसरी साइड हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मुझे यहां से क्या करना है, इसका एरिया बताना है। जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होते हैं तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला लगा दें। रूट में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S हमारे पास क्या है, सेमी पेरीमीटर, वो क्या होगा A प्लस B प्लस C/2। तो पेरीमीटर में 20 दे रखा है तो S की वैल्यू क्या है, 10 मीटर। तो यहां से अगर रखें तो रूट में क्या आ जाएगा 10। अब 10 में से अगर मैं यहां पर 5 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बचेगा 5। 10 में से 6 घटाऊं तो 4 और 10 में से 9 घटाऊं तो 1। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, रूट में 5 × 4 क्या बना 20, 20 × 100 क्या आया 20 × 10 क्या आया 200। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10√2, क्योंकि रूट में 200 को हमने क्या लिखा 2 × 100। तो 100 से हमारे पास बाहर आ गया 10 और हमारे पास आया 2, तो क्या आ जाएगा 10√2। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हमने करा, ये ट्रायंगल के एरिया पर बेस फॉर्मूला था। अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A sell a cycle B at a profit of 33% and B sell it to C at the loss of 25%. If C bought the cycle for rupees 3059, then the cost price of it for A. देखो A ने B को 33% प्रॉफिट पर बेचा और B ने C को 25% लॉस पर बेच दी। अब 33% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या हम 33/100 लिख सकते हैं। 24% का मतलब 1/4 लॉस हुआ। तो अब देखो इसका कॉस्ट प्राइस अगर A के लिए 100 था, इसने 33 प्रॉफिट पर बेचा तो कितने में बेचा 133 में। ये अगर कॉस्ट प्राइस 4 था, 1 के लॉस पर बेचा तो कितने में बेचा 3 में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या 400, सेलिंग प्राइस क्या आया 399।
सेलिंग प्राइस हमारे पास 399 आया। अब हमें पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर, 3059 रुपीज के बराबर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 400 की। अब देखो 3059 की वैल्यू 399, हमें वैल्यू चाहिए 400 की। अब देखो अगर आप इसको 400 को कैंसिल करोगे 399 से तो 1 पॉइंट कुछ आएगा क्या, बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो एक से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। इसका मेरा आंसर जो 3059 है इससे थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। इससे थोड़े से ज्यादा का एक ही ऑप्शन है 3066 पॉइंट, सही, 2/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। हमें इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहो तो फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा पूरा। आपको जब पता है कि डिफरेंस ही ना के बराबर है तो आंसर इसके आसपास ही आएगा, तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 54 नंबर पर। ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन था, किसी भी तरह से कह लो। आते हैं 54 पर। 54 क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बड़े आराम से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इसमें सोल्व करते हैं। हमारे पास इसमें दो पार्ट्स हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इनको अलग अलग सोल्व कर लें। सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा तो 8 ऑफ 8 को हम क्या लिखेंगे, 64। फिर यहाँ पर अगर अपन इसको सोल्व करें 7 डिवाइड 7 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 क्या बनेगा, 2। तो क्या बना ऊपर 3 प्लस 8 इंटू 8 क्या बना, 64। डिवाइड में क्या बना, 64 प्लस के अंदर 1 इंटू 2, 64/64 1 बनेगा। तो हमारे पास ऊपर तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा, 2। तो ये क्या बन जाएगा, 6। हमारे पास ऊपर तो बन गया 6। अब डिवाइड में अगर सोल्व करें तो 5 और 4 क्या बनेगा, 20। तो हम डिवाइड में क्या लिखे, 5 डिवाइड बाई 20 प्लस 3 इंटू 3 हमारे पास क्या बनेगा, 9। डिवाइड में 3 को क्या 1/3 लिख दें, और माइनस में 3 प्लस 2। तो अब देखिए यहां से क्या बनेगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, ये बचा 2। और यहाँ पहले वाली जो टर्म आएगी वो 5/20 या 1/4। तो मेरे पास बट्टा में क्या 9/4 बन जाएगा, तो 9 नीचे रह जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा। 3 से क्या 2 बार, ये गया 3 बार, तो 8/3, या क्या कह सकते हैं 2 से ही 2/3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। यदि 3 साल में 2500 रुपए पर साधारण ब्याज 1500 रुपए के ब्याज से 360 रुपए अधिक है, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है कि क्या होगी। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन 1500 बाई 360 इन 3 ईयर, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आया, 360 रुपए। ये डिफरेंस कितने टाइम में आया, 3 साल। और हमें प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना पता है, 2500 और 1500 का डिफरेंस 1000 रुपए। हमें प्रिंसिपल का डिफरेंस पता है, एसआई का डिफरेंस पता है, टाइम पता है, हमें क्या चाहिए, रेट। रेट का फॉर्मूला हमारे पास एसआई इंटू 100 अपॉन में क्या पी इंटू टी आएगा। अब हमने चेंज करा प्रिंसिपल को, इसीलिए चेंज आया एसआई में। एसआई का चेंज 360 इंटू में 100, प्रिंसिपल का चेंज 1000 और टाइम क्या आया 3 ईयर। 30 से 30 कैंसिल, 36/3 क्या बनेगा 12। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, रेट क्या जाएगी 12%। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या। तो देखिए ध्यान देना, रेट हमारे पास 12% आ गई, हमने इसको लिख कर करा। हम चाहते तो बड़े आराम से बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। 360 रुपए का डिफरेंस आया सिंपल इंटरेस्ट में, कितने सालों में, 3 सालों में। तो 360 में 3 का भाग दूं तो मेरे पास क्या जाएगा 120 रुपए। 120 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। टोटल प्रिंसिपल 2500 और 1500, इन दोनों के डिफरेंस 1000 के कारण, तो 120 का डिफरेंस आया कितने पर, 1000 पर। तो 120 1000 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, हमने करा इंटू 100% से। तो 30 से 30 कैंसिल, क्या आ जाएगा 12%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन हमारे पास आ गया सी। ये सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। अभी पेपर के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा हमारे सामने।
ए मोबाइल इज मार्क एट ए प्राइस 25% अबव इज कोस्ट प्राइस, एट व्हाट डिस्काउंट परसेंटेज इट शुड बी सोल्ड टू मेक ए 5% प्रॉफिट। अब देखिए ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और यहाँ वैल्यू को देखकर हमें पता लग रहा है एक छोटा सा फॉर्मूला काम करेगा, एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में क्या आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, ये हमारे पास आ जाएगा। कह रहे एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करा, कॉस्ट प्राइस अगर अपन 100 लेते हैं तो एमआरपी क्या 125 आ जाएगा। अब उसे 5% का लाभ कमाना है तो मेरे पास उसका 100 प्लस प्रॉफिट 5% का तो 105, वो कितना डिस्काउंट दे, मान लिया D% का। यहाँ से हमें D की वैल्यू निकालनी, 25 से अगर अपन इसको काट दें, ये गया 5 बार, ये चला गया 4 बार, 5 से गया 21 बार, तो 100 माइनस D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, तो D का मान क्या आ जाएगा 100 माइनस 84 16, तो हमें उसको डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा 16% का, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बड़े काम की चीज़ है, एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस या अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। इसकी मदद से हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के कर पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, यदि √6 की वैल्यू 2.45 है तो हमें √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब √6 की वैल्यू दे रखी है तो हमें √6 की वैल्यू का यूज करना है, हमें फाइंड क्या करना है, √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। अब अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूं, इस टर्म को अगर √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास अपॉन में तो क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपॉन में बना 3 माइनस 2, तो 1 बना, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। ऊपर क्या बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2a इंटू बी, तो हमारे पास 3 प्लस 2 क्या बना 5 प्लस 2 √6। √6 की वैल्यू हमें पता है हमारे पास क्या है 2.45, तो अगर अपन यहाँ पर ये रख दें तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 4.90, तो 5 प्लस 4.90 को ऐड करेंगे 9.90, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन हमें क्या करे, बसंती डिपॉजिट ₹50,000 इन ए कोऑपरेटिव बैंक which is giving compound interest at the rate of 10% per annum. What will be her interest in the third year? हमें उसका तीसरे साल का थर्ड ईयर का ब्याज बताना है कि क्या होगा। हमें पता है हमारा प्रिंसिपल है 50,000, रेट है 10%, हमें तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बताना, 50,000 रुपए पर पहले साल 10% मिलेगा 5,000, दूसरे साल 50,000 का फिर 10% 5,000 प्लस 5,000 का 10% 500, तीसरे साल 50,000 का 10% 5,000, 5,000 का 10% 500, 500 का 10%, 5,000 का फिर 10% हमारे पास 500 और फिर 500 का 10% क्या आया 50, तो थर्ड ईयर हमें टोटल कितने रुपए मिल गए 6050, ये हमारे पास आया। तो तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या आया 6,050 रुपए। सबसे पहले इस प्रिंसिपल पर ब्याज मिला, फिर इस 5,000 का 10% 500, इस 5,000 का 10% 500 और 500 का 10% 50, तो तीसरे साल का ब्याज क्या आ गया 6050। हम चाहते थे इसे 1 to 1 की मदद से भी कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 59 नंबर पर। Raman spent 75% of his income if his income increased by 20% and expenditure also increased by 10%. Then by what percentage will Raman's saving increase? हमें कह रहे रमन की अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। अगर उसकी इनकम में 20% की वृद्धि और खर्चे में 10% की, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये बताना है। हम सब जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसकी इनकम अगर अपन 100 लें तो वो 75% खर्च करता है तो 75 खर्च करेगा,
तो बचाएगा कितने 25। अब कह रहे उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि कर दें तो 20 रुपए बढ़ा दें तो इनकम हो गई 120। खर्चा 10% बढ़ाया, 75 का 10% 7.5। इनकम 20 रुपए बढ़ी, खर्चा 7.5 रुपए बढ़ा तो उसकी बचत कितने रुपए बढ़ गई 12.5 रुपए। 12.5 रुपीज एक्स्ट्रा कमाने लगा, कितने से 25 से। तो 12.5 रुपए 25 रुपए का कितना परसेंट है, इंटू करा 100% से। 12.5 से गया एक बार, ये गया 2 बार, 100/2 50%। तो हमें क्या कह रहे हैं, उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ गई 50%। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। ये क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन था हमारे पास, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पर बेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% मोर देन ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस देन द गेन परसेंटेज इज। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे तो प्रतिशत लाभ बताना है कि क्या होगा। सेम वो क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला यूज करके करा था, MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MRP कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो MRP 125। हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, तो 100 माइनस 10 क्या बना 90। प्रॉफिट बताना है कि कितना हुआ, नहीं पता, मान लिया प्रॉफिट हुआ P का। यहां से हमें P की वैल्यू चाहिए। 25 से गया 5 बार, ये चला गया 4 बार। 2 से चला गया 2 बार, ये चला गया 45 बार। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 225/2 बराबर 100 प्लस P के। 225/2 क्या बना 112 से 1/2 बराबर 100 प्लस P। तो P का मान क्या गया 12.5%। तो उससे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12.5% का। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास सेम जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए 61 हमारे पास DI का क्वेश्चन है। स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन that follows. The pie chart represent the marks out of 100 obtained by Shweta in different subjects. सब्जेक्ट हमें अलग अलग दे रखे हैं, इसमें 100 में से मार्क्स दे रखे हैं। क्लास में दे रखा है 10th क्लास के एग्जामिनेशन में। हमें बताना क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश एंड SS आर व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश और SS के अंदर, इंग्लिश के अंदर ये रहा स्कोर, SS के अंदर स्कोर ये रहा, दोनों का टोटल 59 प्लस 52 क्या जाएगा 111 नंबर। फिर नेक्स्ट हमें लेना है हिंदी और मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स 88, हिंदी 72, तो दोनों का टोटल अगर अपन कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा 160। हमें बताना है द मार्क ऑब्टेन इन इंग्लिश एंड SS आर व्हाट परसेंट लेस देन मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी एंड हमें दे रखा है हिंदी एंड मैथमेटिक्स। तो अब देखो ये मार्क्स इससे कितने कम है, 111 160 से कितना कम है 49। 49 कम है किससे 160 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 0 से 0 कैंसिल, 2 से चला गया 5 बार, 2 से चला जाएगा 8 बार। 49 को अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करें तो 240/8 5/8%। 8 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 30 से 5/8%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास 61 का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। 4y माइनस 4/y बराबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ y² प्लस 1/y²। 4y माइनस 4/y बराबर 11। अगर मैं 4 का डिवाइड कर दूं तो माइनस 1/y बराबर क्या 11/4। अगर हमें वो स्क्वायर वाली टर्म चाहिए तो हम इसका स्क्वायर कर दें, तो y² प्लस 1/y² माइनस में 2 बराबर 11/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 121/16 बन जाएगा। तो क्या आएगा y² प्लस 1/y²। ये 2 उधर जाते ही प्लस का 121 के अंदर अगर अपन 16 का भाग दे दें, 121 के अंदर अगर अपन 16 का भाग दे दें तो भाग चला जाएगा हमारे पास
7 बार, 112 बच जाएगा क्या 9, तो क्या 7 सही 9/16, तो 2 + 7 क्या बनेगा 9 सही 9/16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्किल दैट सबटेंड 22.5 डिग्री एंगल एट द सेंटर इज गिवन एट 16.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास एक छोटा सा सर्किल है, इसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 22.5 डिग्री का, और ये जो हमारे पास आर्क है, ये जो हमारे पास यहाँ पर आर्क है, इसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है 16.5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से क्या करना है, सर्किल की रेडियस बतानी है, हमने रेडियस मान ली आर। आप सब लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr θ/ 360 डिग्री। पाई की जगह में 22/7 लेना है, 2πr, आर हमें फाइंड करनी है, थीटा है 22.5 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन इसमें सोल्व करें, पॉइंट हटाऊं तो क्या बटा में 10 आ जाएगा, 9 से ये चला जाएगा 40 बार, 9 दूनी 18, फिर चला जाएगा ये 5 बार। फिर यहाँ से अगर अपन इसको 5 से काटे, ये गया 5 बार, ये गया 2 बार, 5 से चला गया 8 बार, 2 से 2 कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पर अगर अपन इसको सोल्व करें तो मेरे पास यहाँ पॉइंट हटाऊं तो क्या आ जाएगा 165/10 बराबर 22/7 इंटू आर अपॉन में क्या बच जाएगा 8। इसको अगर सोल्व करें, 2 से गया 11 बार, 2 से गया 4 बार, 11 से चला गया 15 बार, 5 से गया 3 बार, ये गया 2 बार, तो मेरे पास 2 से चला गया 2 बार, तो 7 × 2 14 बना। तो 3 बराबर क्या आया r/14, तो r बराबर क्या आएगा 3 × 14 42। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी 42, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में मैं सेंटीमीटर में पूछ रखा है डायरेक्ट, इसलिए नहीं लिख रखा, ये क्या बना 42 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A car covered the first 210 km at the speed of 70 km per hour and next 170 km at the speed of 85 km per hour. What is average speed? देखो मैं कहा कार ने पहले 210 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करें, तो कितना टाइम लगा 3 घंटे। अगले 170 किलोमीटर 85 की स्पीड से तय करें तो कितना टाइम लग जाएगा 2 आवर्स। टोटल टाइम लगा 5 आवर। टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास वो आई 380। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हम लोग क्या कहेंगे 380 अपॉन में 5, तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा 76। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 76 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 65 पर। एवरेज स्पीड सिर्फ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन 65 ये रहा। यदि एक त्रिभुज के बाह्य कोण के दो सम्मुख अंतः कोण 35 और 65 डिग्री है, तो बाह्य कोण का मान बताना है कि क्या होगा। इफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 35 एंड 65, देन द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो इन दोनों का सम करेंगे क्या आ जाएगा 100। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये अल्फा और बीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पर। पेपर के अभी हमने 15 क्वेश्चन कर ली। क्वेश्चन नंबर 66 ये रहा। In a triangle ABC, AP is the angle bisector of angle A is perpendicular to BC at point P. The measure of BP and PC are x and 3y respectively. The measure of AB and AC are 4x and 5y plus 21. What is the value of x plus y? हम ही कह रहे हैं हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, जिसमें कह रहे हैं कोण A का द्विभाजक
कोण ए का द्विभाजक BC पर P बिंदु पर काटता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। AB की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 4x, AC की लेंथ हमें दे रखी है 5y + 21, BP और PC की लेंथ हमें दे रखी है x और 3y। तो हमें क्या करना है, x + y बताना है कि क्या होगा। हम सब लोग जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से वो बना होता है। लेकिन यहां पर ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर भी बना रहा है। तो कोई भी एक लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रही है, परपेंडिकुलर का काम भी कर रही है, इसका मतलब वो क्या होगा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी होंगी और ये ट्रायंगल क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगी। तो हमें पता है x = अगर 3y तो x और y का रेशो हमारे पास क्या आएगा 3:1। x और y का रेशो अगर 3:1 तो x की जगह मैं यहाँ पर 3 रख दूं तो मेरे पास 4x बराबर भी क्या होगा 5y + 21। तो x की जगह अगर मैं 3 रखूं तो 12, y की जगह 1 रखूं तो क्या आएगा 5 + 21। ये 5 इधर आते हैं माइनस का, 12 - 5 = 7 = 21, तो 1 की वैल्यू 3 और 1 की वैल्यू 3, इसका मतलब y की वैल्यू तो 3i और x की वैल्यू 9, क्योंकि 3:1 में था तो अगर इसको 3 मानूं तो ये 12a बनेगा, ये 5a, 7a की वैल्यू 21 तो 1a की वैल्यू 3, तो ये 3 और 9, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3, 9 + 3 क्या आया 12। हमारा आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर हमें इतनी सी बात पता लग जाती है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर का भी काम कर रहा है, इसका मतलब ये लाइन 2 काम कर रही है और जब ये 2 काम करेगी तो बचे हुए 2 काम भी यही करेगी और इसके बराबर वाली दोनों भुजाएं आपस में इक्वल होंगी। तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करने में अभी दिक्कत आ रही है तो अपन देखो इसको सेकंड करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर से इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर से समझते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनाया हमने AB से, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर खींचा AP जो यहाँ एल्टीट्यूड बना रहा है। ये हम लोगों को BP की वैल्यू क्या दे रखी है x, PC की वैल्यू क्या दे रखी है 3y, AB की वैल्यू 4x और AC की वैल्यू 5y + 21। हम अगर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाएं, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशो में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से बना होता है। तो देखिए ध्यान देना, 4x अपॉन में 5y + 21, इसका रेशो क्या x 3y के बराबर, x से x कैंसिल, मल्टीप्लाई करा 12y बराबर 5y + 21 तो 7y = 21, तो y की वैल्यू 3, y का मान हमें 3 मिल गया तो y की जगह तो हमने 3 रख दिया, बस हमें x फाइंड करना है। अब x यहां से तो कट गया था लेकिन y की वैल्यू 3 मिली। जब ये परपेंडिकुलर बना रहा है तो हम जानते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो y की वैल्यू 3 तो ये 9 बना, तो ये भी क्या होगा 9, तो x की वैल्यू 9, तो 9 + 3 क्या बना 12। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी हम हमारे आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। देखिए 67 हमें क्या दे रखे, sec थीटा + tan थीटा बराबर 1/√3। तो हमें क्या करना है, कोट थीटा + कोस थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए आप सब लोग जानते हैं, देखो sec थीटा + tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो क्या हम sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू √3 कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है sec थीटा + tan थीटा बराबर 1/sec थीटा - tan थीटा। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। sec थीटा + sec थीटा क्या बनेगा, 2 sec थीटा बराबर √3 + 1/√3। यहाँ से sec थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो √3 × √3 + 1/2√3। तो क्या sec थीटा की वैल्यू 4/2√3 या मैं क्या कह सकता हूँ 2/√3। अब sec थीटा की वैल्यू 2/√3, तो अगर हमें cos थीटा चाहिए तो इसका जस्ट अपोजिट होगा √3/2 और cos थीटा की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होती है 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री पर कोट की वैल्यू क्या होती है √3, तो क्या √3 + √3/2 आ जाएगा।
तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 प्लस √3/2, तो क्या आ जाएगा 3√3/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ जैसे ही सेक थीटा बराबर 2/√3 मिला, हमें पता लग गया कि थीटा कितना है 30 डिग्री, और 30 डिग्री पर हम लोगों ने इनके मान निकाल लिए। चलिए, ये जो मैंने टर्म लिखी है कैसे लिखी, आप सब लोग जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। अब इसमें अगर अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 होगा। तो क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारे पास होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसकी वैल्यू √3 लिखी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर। देखिए 68 हमें क्या कह रहा है, y माइनस 1/y बराबर -9। तो हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y5 माइनस 1/y की पावर 5, इसका मान हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए हमें देखो ये दे रखा है, हमें इसकी पावर 5 में चाहिए। तो आप सब लोगों को सबसे पहले अगर फॉर्मूला आता हो y की पावर 5 माइनस 1/y की पावर 5, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इंटू में y क्यूब माइनस 1/y क्यूब माइनस के अंदर y माइनस 1/y, ये हमारे पास इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखने के लिए एक तो मुझे y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर चाहिए, एक मुझे y क्यूब माइनस 1/y क्यूब चाहिए। तो y माइनस 1/y बराबर, अगर मेरे पास माइनस का 9 है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर -2 बराबर -9 का स्क्वायर करूंगा तो क्या 81 आ जाएगा। तो क्या y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 81 प्लस 2 83, तो इसकी जगह तो क्या लिख सकता हूं 83 इंटू के अंदर। अब y क्यूब माइनस 1/y क्यूब चाहिए, तो अगर हम बात करें y क्यूब माइनस 1/y क्यूब की, तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस 1/y का होल क्यूब प्लस 3y माइनस 1/y। तो y माइनस 1/y की वैल्यू -9 माइनस 9 का क्यूब माइनस का 729 प्लस क्या आ जाएगा 3 इंटू -9, तो माइनस का 729 और माइनस का 9 27, तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, माइनस के अंदर 756, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के अंदर 756, तो यहाँ लिख देंगे -756 और माइनस में क्या लिख देंगे, माइनस का 9, तो क्या आएगा 83 इंटू -756 माइनस इंटू माइनस क्या बना, प्लस का 9। तो अगर हम 756 को 83 से गुना करें तो क्या लिखे 6 × 18, कैरी बच गई 1, 75 इंटू 3 225, 8 × 48, 225 में अगर अपन 48 जोड़ लें तो क्या आ जाएगा 273, एक ऐड करा 274, तो क्या बच गया 27। 75 को अगर 8 से गुना करें 600 प्लस 27 627, तो क्या आया माइनस का 62748 प्लस का 9, तो क्या आ जाएगा माइनस का 62739, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन बी। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था क्योंकि हमें ये सारी वैल्यू सोल्व करनी पड़ी, बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी था, ऐसा नहीं कह सकते कि क्वेश्चन होने वाला नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 69 नंबर पर। A train traveling at 80 km per hour cross another train traveling in the same direction at 26 km per hour in 30 seconds. What is the combined length of both the trains? हम जानते हैं ट्रेन में की फॉर्मूला यूज करते हैं टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम दे रखा है 30 सेकेंड, रिलेटिव डिस्टेंस होगी दोनों की लेंथ का टोटल L1 प्लस L2, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस,
तो हमारे पास 80 और 26 का डिफरेंस क्या आया, 54 किलोमीटर पर आवर। और इसको अगर मीटर पर सेकंड में लिखें तो क्या लिखें, 15। तो L1 प्लस L2 की वैल्यू 15 इंटू 30 तो क्या आ जाएगी 450। तो दोनों की लेंथ का टोटल 450 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। आज के पेपर का हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। हमें एक छोटी सी सीरीज दे रखी है और इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए, ध्यान देना, आप अगर इस सीरीज को ध्यान से देखो तो इस सीरीज में कुछ स्टेप तो ऐसे हैं जिसमें 7 बन रहा है, कुछ स्टेप तो ऐसे हैं जिनमें 7 बन रहा है, और कुछ स्टेप ऐसे हैं जिनमें 11 बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस सीरीज के स्टेप्स को अलग करते हैं। हम लोग यहाँ क्या लिखें, 7/2 प्लस 7/6 प्लस 7/12 प्लस डॉट डॉट 7/156। दूसरी सीरीज को हम अलग करते हैं, 11/3 प्लस 11/15 प्लस 11/35 प्लस डॉट 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 के अंदर 11/575। अब हमें सबसे पहले पता लगा हमारे पास ये दो सीरीज हैं। अब जब मैं 2, 3, 12 इन सब को देख रहा हूँ, 2, 6, 12 को देख रहा हूँ, तो ये 2 क्या 1 इंटू 2 है, 6 क्या 2 इंटू 3 है, 12 क्या 3 इंटू 4 है। तो हम ऊपर से 7 कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, और लास्ट वाली टर्म को अगर 156 को देखें तो ये क्या 12 गुना 13, तो क्या 1/12 इंटू 13। तो ये तो पहली सीरीज हमें देखकर समझ आई। दूसरी सीरीज में से भी अगर अपन 11 कॉमन ले लें तो ये क्या 1/1 इंटू 3, नेक्स्ट वाली टर्म क्या 1/3 इंटू 5, नेक्स्ट वाली टर्म क्या 1/5 इंटू 7, और नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो 1/23 इंटू 25 बनेगी, क्योंकि हमें 575 दिख रहे हैं। यहाँ तो दोनों टर्म्स में डिफरेंस एक का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जब 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 लिख रहे हैं, डिफरेंस 2 का है, तो इस वैल्यू को अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 का डिवाइड करा और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो हर जगह ऊपर 2 लिख दें, हर जगह ऊपर 2 लिख दें, क्योंकि डिफरेंस 2 का था। तो पहले वाली सीरीज को सोल्व करा तो ये क्या 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4 और 1/12 माइनस 1/13, ये सीरीज बनेगी। नेक्स्ट में 11/2, ये वाली टर्म क्या बनेगी 1/1 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/7, 1/23 माइनस 1/25, ये हमारे पास बनेगी। अब देखो सारे स्टेप बीच वाले आपस में कट जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट स्टेप बचेगा। तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 1/1 माइनस 1/13। नेक्स्ट वाली सीरीज में 11/2, उसमें भी क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट स्टेप बचेंगे, बाकी सब कट जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा 7 इंटू ऊपर क्या जाएगा 13 माइनस 1 क्या बनेगा 12/13 प्लस क्या जाएगा 11/2 इंटू के अंदर 24/25। तो ये क्या बनेगा 84/13, 12 इंटू 7 84/13, ये 2 से चला जाएगा 12 बार, ये बनेगा 132/25। अब 25 और 30 इन दोनों का अगर अपन एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 325, 25 गुना 13 325। अब 325 बटा में रिप्रेजेंट करता हुआ एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप चाहो तो इससे आगे सोल्व भी कर सकते हो। 84 को अगर मैं 25 से गुना कर दूंगा तो 2100 आ जाएगा। इसको अगर मैं 13 से गुना कर दूंगा तो 13 से गुना करने पर 132 गुना 13 तो क्या जाएगा 6, 39 और 2 41, 4 1716। तो ये टोटल टर्म वही बन रही है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस हमें क्या करना था, यहाँ पर ये जो दो अलग अलग सीरीज बन रही है इनको पहचान कर हम लोग में अपना आंसर निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पर।
71 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। चलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि क्या होगी। ऑप्शन हमें ये दे रखे, अगर मैं इसको लिखूं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, हमें इसे फाइंड करना है। इसको अगर हम साइन कोस में बदलें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर बना। तो क्या मैं इसको दो बार लिख दूं, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो क्या मैं सेकंड वाले टर्म को इन्वर्स करके लिख दूं तो क्या साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पर। हमें क्या दे रखा है, इफ ए 6 डिजिट नंबर 57ZXY8 is divisible by each of 7, 11 and 13, then x minus 2y plus z is equal to। देखो हमें 6 अंकों की संख्या दे रखी है जो 7, 11 और 13 इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है। तो हमें पता है इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या 1001 होता है। ये तीन कंटिन्यू ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका मल्टीप्लाई 1001 होता है। तो हमने इससे रिलेटेड एक छोटी सी कंडीशन पढ़ी है कि कोई भी 6 अंकों की ऐसी संख्या जिसके 3-3 अंक समान हो। तो ये हमें जो दे रखा है 57ZXY8, ये ओरिजिनलिटी में इसके 3-3 अंक अगर समान होते तो ये 578 और 578 होता, क्योंकि कोई भी अगर नंबर XYZ ये 6 अंकों की कोई संख्या है तो अगर हम इसमें 1001 का भाग देंगे तो XYZ आता। तो हमारे पास ये तीनों डिजिट सेम है, इसका मतलब Z की वैल्यू 8 है, X की वैल्यू 5 है और Y की वैल्यू 7 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस 2y प्लस जेड। तो x की जगह हमने 5 रखा, माइनस में 14 प्लस क्या जाएगा 8। तो 8 और 5 क्या बनेगा 13 माइनस 14, तो क्या जाएगा माइनस का 1। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास 72 का आंसर आ गया। 6 अंकों की कोई भी संख्या उसमें 3-3 अंक अगर समान होते हैं तो उसमें हमेशा 1001 का पूरा भाग जाता है। 1001 3 कंटिन्यू प्राइम नंबर 7, 11 और 13 का मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरह से कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 ये रहा हमारे सामने। What is the ratio of the third proportional to 0.4 and 0.8 to the mean proportional between 13.5 and 0.24? हमें इन दोनों के थर्ड प्रोपोर्शनल का और उसके मीन प्रोपोर्शनल का मध्य अनुपात का रेशियो बताना है कि क्या होगा। अब देखो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या निकालें, 0.4 रेशियो में 0.8, प्रोपोर्शन के अंदर 0.8, रेशियो के अंदर सी। तो बाहर वाले स्टेप्स का मल्टीप्लाई अंदर वाले स्टेप्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से चला जाएगा 2 बार, तो c की वैल्यू 0.8 इंटू 2 क्या बन जाएगा 1.6। तो पहली वैल्यू तो आ गई 1.6। उसका हमें मध्य अनुपाती बताना है, तो b की वैल्यू क्या रूट में ac होती है। तो b का मान अगर हम निकालें मध्य अनुपाती का, तो हमारे पास a की वैल्यू 13.5 और c की वैल्यू क्या है 0.24, ये हमें दे रखा है। अब यहां से अगर मैं क्या करूं, इनके पॉइंट हटा दूं तो बटा में क्या जाएगा 1000। 5 से अगर इसको काट दें तो 5 से चला गया 27 बार, 5 से चला गया 200 बार, 2 से गया 100 बार, ये गया 12 बार। तो अब देखो b की वैल्यू 27 जो रूट में बना उसको 9 इंटू 3, 12 को क्या 3 इंटू 4 अपॉन में 100 लिख दें। तो यहां से क्या जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 10।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18/10, तो सेकेंड टर्म क्या बनेगी 1.8। तो 1.6 और 1.8 का रेशियो निकालना है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, रेशियो क्या आ जाएगा 8:9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आया। चलिए ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कह रहे बैट्समैन स्कोर 556 रन इन 26, 27, 28 एंड 29th इनिंग्स टुगेदर एंड नाउ इज एवरेज इंक्रीज बाय 4 रन। फाइंड एवरेज रन आफ्टर 29th मैच। हमें क्या करे, एक बैट्समैन था, उसने अपनी 26, 27, 28 और 29 इन 4 पारियों में मिलाकर 556 रन बनाए, तो उसके औसत रनों में 4 रनों की वृद्धि होगी। तो 29वीं पारी के बाद औसत रन हमें बताने कि क्या है, 29वें मैच के बाद औसत रनों की संख्या। तो देखिए ध्यान देना, 4 पारियों का टोटल स्कोर 556, एवरेज 4 रन से बढ़ा, इसका मतलब प्रत्येक पारी में क्या 4-4 रन बढ़ गए। टोटल 29 पारियां हैं, प्रत्येक पारी में अगर 4-4 रन बढ़ गए तो रन हम लोगों ने यहां पर कितने बढ़ा दिए 116। इसका मतलब इसको 116 रन कम बनाने चाहिए थे। 116 रन कम बनाने चाहिए थे तो कितने बनाने चाहिए थे 440। अगर ये इन चारों पारियों में टोटल 440 रन बनाता तो ये पुराने एवरेज पर आता। अब 440 रन बनाए इसने 4 मैच में, तो ये 4 मैच का टोटल स्कोर है, तो एक मैच का स्कोर क्या होगा 440/4, 110। इसका मतलब 110 रन बनाता तो पुराने एवरेज पर आता। तो 110 रन जो है वो इसका पुराना एवरेज, और अब वाला एवरेज पहले से 4 ज्यादा है, तो अब वाले एवरेज के लिए इसमें 4 ऐड करा तो 114, और हमें नया ही एवरेज पूछा है तो आंसर क्या जाएगा 114। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? ये हम लोगों ने इसको बिल्कुल क्या करा, डायरेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से कर लिया। आप चाहो तो एवरेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 75 पर, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल ए एम्प्टी टैंक इन, हम लोगों को टाइम दे रखा है इन ए मिनट। इफ ए टेक 3 मिनट मोर देन बी टू फिल द टैंक, देन द टाइम इन विच ए अलोन वुड फिल द 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक इज। हमें कह रहा है पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को कितने मिनट में भर सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसिंग डाटा है, अगर अपन इस पर ध्यान दें तो हमें क्या कह रहा है 6 सही 2/3। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 6 सही 2/3, तो मैं यहाँ लिख देता हूं 6 सही 2/3 मिनट। ये हमारे पास मेंशन नहीं है। चलिए अब देखिए ध्यान देना, हमें क्या दे रखा है, यदि ए जो है टैंक को भरने में बी से 3 मिनट का अधिक समय लेते हैं तो ए अकेला उस टैंकी का 1/23 भाग कितने समय में भरेगा। अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के 2 ऑप्शन है, या तो हम इस क्वेश्चन को करते वक्त ऑप्शन की मदद लें या हम हमारे बेसिक कंसेप्ट पर आए। बेस्ट तरीका क्या रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन की मदद लेना। अब देखो इसमें जो ये पॉइंट वाले ऑप्शन है, सबसे पहले इनको तो इग्नोर मारो। 2 ऑप्शन 6 और 5 जो एग्जैक्ट है इसको लो। 1/3 पार्ट को फिल करने का टाइम अगर इनमें से लें तो ये पूरा टाइम कितना लेगा, या तो 18 मिनट या 15 मिनट। अब अपन दोनों ऑप्शन की मदद से चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर होगा। अगर ऑप्शन बी के हिसाब से अगर अपन ए का टाइम 18 मिनट लेते हैं तो इसका टाइम बी से 3 मिनट ज्यादा था, तो बी का टाइम 15 मिनट। टोटल वर्क अगर अपन यहां से निकालेंगे तो क्या मेरे पास टोटल वर्क 270 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 15, बी की एफिशिएंसी हमारे पास 18, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 33, तो दोनों का टाइम क्या टोटल वर्क 270/33। अब 33 का भाग दूंगा तो 90/11, तो 6 से ही 2/3 मिनट तो नहीं आ सकता, इसका मतलब बी तो नहीं होगा। ऑप्शन डी अगर अपन चेक करें, ए का टाइम अगर अपन लेते हैं 15 मिनट तो बी से 3 मिनट ज्यादा है, इसका मतलब बी का टाइम 12 मिनट। सबसे पहले टोटल वर्क अगर निकालें तो टोटल वर्क क्या 60 आ गया। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 5, दोनों की एफिशिएंसी 9, दोनों का टाइम 60/9, 3 से काट दे तो 20/3 या 6 से ही 2/3।
3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 से 2/3 मिनट हमारे पास दोनों के लिए दे रखे। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो है कि हम लोग क्या करें, ऑप्शन की मदद से इसका आंसर निकालें। और अगर हम ऐसा नहीं करना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा कि हमें पता है ए को बी से 3 मिनट अधिक लगते, तो बी को अगर टी मिनट लगेंगे तो ए को टाइम लगेगा टी प्लस 3 मिनट, और दोनों का टाइम हमारे पास 20/3 मिनट। तो यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। टी इंटू टी प्लस 3 हमने टोटल वर्क माना, ए की एफिशिएंसी टी, बी की एफिशिएंसी टी प्लस 3, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 2t प्लस 3, दोनों की एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बराबर आएगा टोटल वर्क। तो ये हमारे पास काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को करा ऑप्शन की मदद से। चलिए, आज के पेपर के हमने पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इनको बड़े ध्यान से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए, तो मिलेंगे अगले पेपर में नई वीडियो के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।